और तो और इस साल भी उन्होंने अपने कैंपेन में भारत को टैरिफ किंग का टैग दिया है और उन्होंने ये प्रॉमिस किया है कि अगर वो पावर में आते हैं तो भारत के अगेंस्ट रेसिप्रोकल टैक्स लगाएंगे। ट्रंप और पीएम मोदी के बीच दुनिया को काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग देखने को मिलती है, चाहे फिर वो यूएस में हाउडी मोदी हो या फिर भारत में नमस्ते ट्रंप। पीएम मोदी और ट्रंप की जैसी ट्यूनिंग इतिहास में पहले शायद कभी नहीं देखने को मिली। ऊपर से ट्रंप की एंटी चाइना स्टैंड के कारण भारत के पास एआई और सेमीकंडक्टर जैसे टेक सेक्टर में ग्लोबल सप्लाई चेन में अपनी पोजीशन को और स्ट्रॉन्ग बनाने का अच्छा मौका है। चाइना पर अमेरिका चाइना की बजाय इंडिया से सामान खरीदना प्रेफर करेगा। दोस्तों, दुनिया की सबसे ताकतवर कुर्सी की दौड़ खत्म हो चुकी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव की। अब तक हम सब जान ही चुके हैं कि अमेरिका के 47वें प्रेसिडेंट के तौर पे डोनाल्ड ट्रंप को चुना गया है। लास्ट टाइम जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बने थे तब उनकी पॉलिसीज ने भारत के साथ साथ पूरी दुनिया पे इंपैक्ट किया था। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बार भी वही कहानी दोहराई जाएगी? उनका मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का सपना दुनिया पर क्या असर डालेगा? अक्टूबर 2024 में अपने कैंपेन में उन्होंने कहा था कि मेरे लिए डिक्शनरी का सबसे ब्यूटीफुल वर्ड टैरिफ है। साथ ही उन्होंने अमेरिका के सभी इंपोर्ट्स पर 20% ब्लैंकेट टैरिफ, चाइना से आने वाले प्रोडक्ट पर कम से कम 60% टैरिफ और ऐसे देश जो डॉलर में ट्रेडिंग करना बंद कर देंगे उन पर 100% टैरिफ और मैक्सिको में बनाई गई व्हीकल्स पर 2000% के टैरिफ लगाने की बात कही थी। यानी ट्रेड टैरिफ उनकी फॉरेन पॉलिसी का सबसे बड़ा हाईलाइट होने वाला है। ऐसे में ग्लोबल ट्रेड का क्या होगा? उन्होंने कहा है कि वो दोनों वॉर्स को रुकवा देंगे, लेकिन आखिर वो कैसे होगा? साथ ही इनके आने से अमेरिका के इमिग्रेंट्स पर क्या असर पड़ेगा? अमेरिका में रहने वाली इंडियन डायस्पोरा पर इसका क्या असर होगा? चाइना के साथ ट्रेड वॉर पर क्या होगा? भारत के साथ डिफेंस रिलेशनशिप पर क्या होगा? रशिया, यूक्रेन और इजराइल के साथ क्या होगा? आज की वीडियो में हम आपके इन सभी सवालों के जवाब देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, ट्रंप की प्रेसिडेंसी का की ऑब्जेक्टिव है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। इसके दो की प्रिंसिपल हैं, मर्केंटलिस्ट और आइसोलेशनिज्म। ये ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसी हैं जिसमें एक देश अपनी इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए दूसरे देश से आने वाले इंपोर्ट्स पर ज्यादा टैक्सेस लगाकर अपनी इंडस्ट्रीज को प्रमोट करता है और भारी दुनिया से खुद को आइसोलेट कर लेता है। ट्रंप को लगता है कि अब केवल यही हाई टैरिफ अमेरिकन इंटरेस्ट को बचा सकते हैं और इसी वजह से उनका वापस आना कुछ देशों के लिए खुशी की बात नहीं है। तो वहीं कुछ देश इससे डरे हुए हैं। यहां तक कि चाइना तो इस डर से अमेरिकन चिप्स को इंपोर्ट करके इकट्ठा करने में लगा हुआ है। आपको यकीन नहीं होगा कि इस साल अक्टूबर में चाइना ने अमेरिका से 1.11 बिलियन डॉलर की चिप्स इंपोर्ट की हैं, जो पिछले साल अक्टूबर के कंपैरिजन में 60% ज्यादा है। 2022 और 23 में बाइडेन ने उनकी एडवांस सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी का एक्सेस लिमिट करने के लिए चाइना के खिलाफ बहुत से कदम उठाए और ट्रंप इसको पिछले टर्म से भी ज्यादा मुश्किल बनाने वाले हैं। चाइना के लिए ये एक बड़ा सरदर्द बन सकता है क्योंकि दुनिया की 1/3 चिप्स की डिमांड चाइना से आती है। लेकिन भारत की बात करें तो हम दोनों में से किसी भी गुट में शामिल नहीं हैं। हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी से ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भारत ट्रंप के आने से बिल्कुल भी नर्वस नहीं। इसका एक बड़ा कारण ये है कि ट्रंप के पहले टेन्योर में अमेरिका और भारत के रिश्ते काफ़ी मजबूत हुए थे। सबसे पहले अगर ट्रेड की बात करें तो ट्रंप के पहले टेन्योर में भारत भी उनके हाई टैरिफ की चपेट में आया था, जिसके जवाब में भारत ने भी हार्ले डेविडसन समेत 28 कंपनीज पर काउंटर टैरिफ लगा दिए। और तो और ट्रंप ने भारत को जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस से भी हटा दिया था। इस सिस्टम में भारत के साथ ट्रेड को प्रेफरेंस दी जाती थी।
लेकिन इसके बावजूद 2019 में भारत यूएस का 9th सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था और इन दोनों का ट्रेड 142 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया था। और तो और इस साल भी उन्होंने अपने कैंपेन में भारत को टैरिफ किंग का टैग दिया है और उन्होंने ये प्रॉमिस किया है कि अगर वो पावर में आते हैं तो भारत के अगेंस्ट रेसिप्रोकल टैक्स लगाएंगे। यूएस भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है और अगर भारत पर नए टैरिफ लगते हैं और डॉलर और मजबूत होता है तो ये भारत के आईटी, फार्मा और टेक्सटाइल सेक्टर को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन आने वाले टाइम की बात करें तो हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि ट्रंप की इकोनॉमिक पॉलिसीज ग्रोथ के लिए टैक्स रिडक्शन को प्रमोट करती रही हैं। उनकी पिछली प्रेसिडेंसी में कॉर्पोरेट टैक्स रेट को 21% तक कम किया गया था। दूसरे टर्म में भी कॉर्पोरेट और इंडिविजुअल टैक्सेस में कमी देखने की उम्मीद की जा सकती है। अगर यूएस में कॉर्पोरेट टैक्स कम होते हैं तो इससे अमेरिकन कंपनीज की आईटी स्पेंडिंग बढ़ेगी और इससे इंडियन आईटी कंपनीज को फायदा मिलेगा। साथ ही ट्रंप और पीएम मोदी के बीच दुनिया को काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग देखने को मिलती है, चाहे फिर वो यूएस में हाउडी मोदी हो या फिर भारत में नमस्ते ट्रंप। पीएम मोदी और ट्रंप की जैसी ट्यूनिंग इतिहास में पहले शायद कभी नहीं देखने को मिली। America respects India and America will always be faithful and loyal friends to the Indian people. इसलिए एक्सपर्ट्स का कहना है कि दोनों लीडर्स की ये बॉन्डिंग नेगोशिएशंस को इजी बना सकती है। साथ ही साथ यहां गौर करने वाली बात यह है कि एलोन मस्क और जेफ बेजोस जो भारत में अपने वेंचर एक्सपेंड करने की लंबी प्लानिंग कर रहे हैं, उन्हें ट्रंप की बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज से फायदा हो सकता है। एलोन मस्क ने हमेशा से इंडियन मार्केट में अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और सैटेलाइट ब्रॉडबैंड के बिजनेस के लिए इंटरेस्ट दिखाया है, लेकिन रेगुलेटरी ऑब्स्टेकल्स के कारण उनकी एंट्री हमेशा से काफी स्लो रही है। एक्सपर्ट का कहना है कि ट्रंप की वापसी से उनको भारत से इंपोर्ट ड्यूटी रिडक्शन और रेगुलेटरी इंसेंटिव मिल सकते हैं जो भारत में टेस्ला की एंट्री को स्पीड अप कर सकते हैं। ऊपर से ट्रंप की एंटी चाइना स्टैंड के कारण भारत के पास एआई और सेमीकंडक्टर जैसे टेक सेक्टर में ग्लोबल सप्लाई चेन में अपनी पोजीशन को और स्ट्रॉन्ग बनाने का अच्छा मौका है। चाइना पर हाई टैरिफ लगने से इंडियन एक्सपोर्ट अमेरिकन मार्केट में आसानी से एंटर कर पाएंगे। अमेरिका चाइना की बजाय इंडिया से सामान खरीदना प्रेफर करेगा। नीति आयोग के फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट राजीव कुमार के अकॉर्डिंग ये न केवल भारत में नए इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करेंगे बल्कि अमेरिका में रहने वाले भारतीयों के लिए ज्यादा जॉब्स भी पैदा करेंगे। भारत जल्द ही विश्व की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने की ओर बढ़ रहा है, जो भारत और अमेरिका के कॉमन राइवल चाइना को काउंटर करने के लिए काफी जरूरी है। ट्रंप चाइना को स्ट्रेटेजिक थ्रेट बताते हैं। इनके पिछले टेन्योर में साउथ चाइना सी, लद्दाख और इंडो पैसिफिक में चाइना के बढ़ते एग्रेशन को काउंटर करने के लिए ये दोनों नेचुरल अलाई बन गए। ट्रंप ने इसके लिए क्वाड इनिशिएटिव और मालाबार नेवल एक्सरसाइज को भी पुश किया, जो सीधे तौर पर चाइना को कंट्रोल में रखने के लिए किया गया था। इसके लिए ट्रंप ने इंडो पैसिफिक को एक साथ एक स्ट्रेटेजिक रीजन के तौर पे डिफाइन किया। इतना ही नहीं, ट्रंप ने भारत को अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी के लिए की प्लेयर बनाया है। और तो और 2019 में पुलवामा हमले के बाद अमेरिका ने जैसे मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर को यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट डिक्लेयर करने में समर्थन दिया। 2018 में भी अमेरिका ने पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डालने का सपोर्ट किया। चाइना और काउंटर टेररिज्म को लेकर ट्रंप की ये पॉलिसीज इस बार भी कंटिन्यू की जाएंगी। ट्रंप के पीस थ्रू स्ट्रेंथ की पॉलिसी भारत की एंटी टेरर पॉलिसी के साथ अलाइंड है। अब नेक्स्ट अगर डिफेंस रिलेशन की बात करें तो ट्रंप के पिछले टेन्योर में भारत और अमेरिका के डिफेंस रिलेशनशिप काफी मजबूत हुए हैं। उनके अंडर भारत को स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन के टायर 1 में अपग्रेड किया गया था। अमेरिका STA 1 का स्टेटस सिर्फ उन्हीं कंट्रीज को देता है जो 4 एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम का पार्ट होती हैं: MTCR मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, वासेनार अरेंजमेंट, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप एंड NSG न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। लेकिन भारत इनमें से सिर्फ 3 का ही मेंबर था। फिर भी ट्रंप ने भारत को ये स्पेशल स्टेटस दिया, जिसकी मदद से
भारत के लिए अमेरिका से एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी जैसे कि मिसाइल सिस्टम और ड्रोन्स को खरीदना काफी आसान हो गया। इसके साथ साथ इंडियन और अमेरिकन आर्मी के बीच बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट बेका, कोमकासा यानी कम्युनिकेशन कॉम्पेटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट और लिमोवा यानी लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट जैसे एग्रीमेंट भी ट्रंप के टाइम पर ही साइन हुए थे। ये दोनों एग्रीमेंट भारत और यूएस की मिलिट्री के बीच लॉजिस्टिक और कम्युनिकेशन सिस्टम को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। इसी दौरान दोनों देशों के बीच ट्राई सर्विस एक्सरसाइज टाइगर ट्रंप भी शुरू की गई थी। एक्सपर्ट्स का मानना है आने वाले समय में इस फ्रंट पर भी ट्रंप की पॉलिसीज में एक कॉन्टिन्यूटी देखने को मिलेगी। लेकिन इंडिया अब अमेरिका से डायरेक्ट डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने के बजाय को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट पे फोकस कर रहा है ताकि उसको अमेरिका की कटिंग एज टेक्नोलॉजी का फायदा मिल पाए। इसी डायरेक्शन में भारत सरकार इस फिस्कल ईयर में अमेरिका से GEF 414 एरो इंजन की इंडिया में को प्रोडक्शन के लिए चल रही नेगोशिएशन को सील करना चाहती है। ये इंजन तेजस मार्क 2 फाइटर के लिए यूज होंगे जिसमें अराउंड $1 बिलियन की कॉस्ट के साथ 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर शामिल होगा। एक ऑफिशियल के मुताबिक ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह के प्रोजेक्ट के लिए रुकावट नहीं बनेगी, लेकिन हाई एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए ज्यादा प्राइस एक्सट्रैक्ट करना जरूर चाहेगी। हालांकि प्रेसिडेंट जो बाइडेन के टर्म्स में साइन किए गए क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव ट्रंप के टेन्योर में भी कंटिन्यू किया जाएगा। लेकिन ट्रंप की प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज के चलते अमेरिका की ओर से भारत को कुछ डिफेंस टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर में अड़चनें देखने को मिल सकती हैं। इसके साथ साथ दोस्तों ट्रंप के आने से खालिस्तान जैसे मुद्दे पर भी इंडिया को सपोर्ट मिल सकता है। ट्रंप की जीत से खालिस्तान समर्थकों के लिए इंटरनेशनल सपोर्ट मुश्किल हो जाएगा। एलॉन मस्क ने भी अपने एक बयान में ट्रूडो को चेतावनी दी है कि अब उनकी सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी। लेकिन एक ऐसा डोमेन भी है जहां ट्रंप का आना भारत के लिए चिंता का विषय बन सकता है और वो डोमेन है ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी। ट्रंप ने ये ऐलान किया है वो यूएस में नेचुरलाइज सिटीजनशिप पर लगाम लगाने वाले हैं, यानी फ्यूचर में जो बच्चे यूएस में जन्म लेंगे उन्हें सिटीजनशिप तभी मिलेगी अगर उनके पेरेंट्स में से कोई एक यूएस के नेशनल या लीगल परमानेंट रेजिडेंट हो। इंडियन डायस्पोरा इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकती है। इंडिया से यूएस आने वाले इमिग्रेंट्स के ग्रीन कार्ड का बैकलॉग 2023 में 1 मिलियन से ज्यादा हो चुका है, क्योंकि हर साल एक देश को केवल 7% ग्रीन कार्ड ही मिलते हैं। ग्रीन कार्ड एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसकी मदद से फॉरेन नेशनल्स को यूएस में परमानेंट रेजिडेंसी का राइट मिलता है। यानी आज तक एक इंडियन इमिग्रेंट को यूएस के सिटीजनशिप मिलने में लगभग 50 साल से भी ज्यादा टाइम लग सकता है। इसके साथ साथ यहां चिंता वाली बात यह भी है कि ट्रंप के पहले टेन्योर में H1B वीजा पर कई रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, जिसकी 2017 से 2020 के बीच H1B वीजा की एक्सेप्टेंस लगभग 15% से कम हो गई। उनका मेरिट बेस्ड अप्रोच हाईली क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस कैंडिडेट को इंपॉर्टेंस देता है, जो इंडियन आईटी प्रोफेशनल के लिए बेनिफिशियल भी हो सकता है, लेकिन फ्रेश ग्रेजुएट को टफ कंपटीशन फेस करना ही पड़ेगा। वहीं अगर स्टूडेंट और F1 वीजा होल्डर की बात करें तो ट्रंप की ओर से भी सख्त ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रूल से इंडियन स्टेम स्टूडेंट्स को ग्रेजुएशन के बाद अपने वीजा स्टेटस के लिए अनसर्टेनिटी देखने को मिल सकती है। अगर इन्वेस्टमेंट वीजा देखें तो ट्रंप की प्रो बिजनेस पॉलिसीज के चलते EB-5 इन्वेस्टर वीजा स्टेबल ऑप्शन बन सकता है, लेकिन इसके लिए मिनिमम $8 लाख का इन्वेस्टमेंट नीडेड होता है, जो केवल हाई नेटवर्थ इंडियन के लिए फेवरेबल है। तो दोस्तों अभी तक हमने इंडिया के ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट की बात की। अब अगर ग्लोबल लेवल पर बात करें तो ट्रंप ने अपने पहले टेन्योर में ऐसे बहुत से अनएक्सपेक्टेड कदम उठाए हैं जिससे दुनिया में अमेरिका की क्रेडिबिलिटी को खतरे में डाल दिया गया है। उदाहरण के लिए 2017 में उन्होंने ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से अमेरिका को विड्रॉ कर लिया। TPP का एम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को प्रमोट करना और चाइना के बढ़ते इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस को बैलेंस करना था, लेकिन उनके इस कदम से अमेरिका अपने एशियन अलाइज के साथ अपनी पोजीशन को कमजोर कर बैठा। और तो और ओबामा की पाइवोट टू एशिया पॉलिसी का एक मेजर पिलर चकनाचूर हो गया और अमेरिका आज तक इस रीजन में अपनी प्रेजेंस मजबूत नहीं कर पाया है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने
20वीं सदी की सबसे बड़ी डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन नाटो से भी खुद को बैक ऑफ कर लिया। I have been very, very direct with Secretary Stoltenberg and members of the alliance in saying that NATO members must finally contribute their fair share and meet। असल में नाटो का रूल यह है कि सभी मेंबर्स को अपने जीडीपी का कम से कम 2% डिफेंस पर खर्च करना होगा, लेकिन जर्मनी जैसे देश 1.2% ही इन्वेस्ट कर पा रहे थे। ट्रंप ने ऐसे देशों को क्रिटिसाइज करते हुए कहा, अमेरिका सबके बर्डन क्यों उठाए। इसलिए उन्होंने नाटो की फंडिंग कट करने की धमकी दी, जिसकी वजह से यूरोप और अमेरिका के रिलेशनशिप पर काफी बुरा असर पड़ा है। साथ ही उन्होंने यूएन के पीस कीपिंग के लिए बजट में से $600 मिलियन की कटौती की। 2017 में यूनाइटेड स्टेट्स ने यूएन के सबसे बड़ा डोनर था, वो हर साल पीस कीपिंग के लिए $2 बिलियन से ज्यादा कंट्रीब्यूट करता आ रहा था। साथ ही साथ वो और भी कई प्रोग्राम जैसे यूएन चिल्ड्रन फंड और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम में हंड्रेड्स ऑफ मिलियन कंट्रीब्यूट करता आया है। ऐसे में इन फंडिंग को कट करना इन फोर्सेस को पैरालाइज कर देने के बराबर होगा। एक्सपर्ट की माने तो ट्रंप इस बार मल्टीलेटरल बॉडीज और डेवलपमेंट फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन जैसे वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की फंडिंग को कम करने या उनसे विड्रॉ करने पर विचार कर रहे हैं। यहां एक बड़ा डर क्लाइमेट चेंज को लेकर भी है। लास्ट टाइम जब ट्रंप पावर में थे तो उन्होंने यूएस को पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड से बाहर निकाल लिया था। हालांकि बाइडेन गवर्नमेंट ने आते ही इसको रिजॉइन कर लिया, लेकिन ट्रंप इस बार पेरिस एग्रीमेंट के साथ साथ यूएस को यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज से भी एग्जिट करा सकते हैं। ट्रंप कहते हैं कि इसके लिए उनको बिना किसी रिटर्न के $बिलियन पे करने पड़ते हैं। साथ ही ये उनकी कोल इंडस्ट्री को हार्म करती है और डिफेंस स्पेंडिंग का इंपैक्ट कम करती है। इसलिए उनके आने से दुनिया के क्लाइमेट चेंज को रोकने का एफर्ट कमजोर पड़ सकता है। और तो और ट्रंप के आने से उन देशों के लिए बड़ा चैलेंज हो सकता है जो अपनी लोकल करेंसीज में ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप ब्रिक्स देशों के डी-डॉलराइजेशन के एफर्ट को सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन यहां गौर करने वाली बात यह है कि ट्रंप ने यह वायदा किया है कि वो आते ही इन सभी वॉर्स को रुकवा देंगे। रशिया और यूक्रेन वॉर के लिए उनका पीस प्लान भी तैयार है। इस पीस प्लान के मुताबिक रशिया और यूक्रेन के ट्रुप्स के बीच 800 माइल्स का बफर जोन बनाया जाएगा और वॉर की फ्रंट लाइन को फ्रीज कर दिया जाएगा। ट्रंप अपने इस प्लान के तहत यूक्रेन के नाटो में शामिल होने के प्लान को 20 साल तक के लिए पोस्टपोन करने की कह सकते हैं। इसके बदले अमेरिका यूक्रेन की सेफ्टी के लिए उसके डिफेंस को मजबूत करने में हेल्प करेगा, लेकिन अमेरिका का यहां अपने ट्रूप्स या फंडिंग भेजने का कोई इरादा नहीं है। वो केवल यूक्रेनियन ट्रूप्स को ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हैं। असल में ट्रंप की पॉलिसी का एक इंपॉर्टेंट पिलर देश की डिफेंस स्पेंडिंग को कम करना है, जिससे यूक्रेन को काफी बड़ा झटका लग सकता है। लेकिन अगर ट्रंप रशिया और यूक्रेन को शांति के करीब ले आते हैं तो उससे भारत को भी बड़ी राहत मिलेगी। अमेरिका और पुतिन के एंगेजमेंट से भारत के ऊपर पड़ने वाला प्रेशर भी कम होगा और साथ ही साथ इस पीस मेकिंग में भारत भी बड़ा रोल निभा पाएगा। अब अगर इजराइल गाजा वॉर की बात करें तो ये केस और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। अपने पहले टर्म में उन्होंने अमेरिका की इजराइल एम्बेसी को जेरूसलम से शिफ्ट कर दिया था, सीरिया की गोलन हाइट को इजराइल का हिस्सा माना था और ईरान के न्यूक्लियर डील से अमेरिका को पीछे खींच लिया था। साथ ही साथ उन्होंने इजराइल, यूएई और बहरीन के बीच अब्राहम अकॉर्ड को साइन कराने में भी अहम भूमिका निभाई थी। उनका मेन फोकस ईरान को कंटेन करना और इजराइल और अरब देशों के रिश्तों के एक अलायंस में लाना होता है। इस बार अगर ट्रंप बाइडेन की पॉलिसीज को फॉलो करते हैं तो अपने प्रो इजराइल स्टैंड को कंटिन्यू करते हैं तो वेस्ट एशिया में और भी काओस क्रिएट हो सकता है, क्योंकि ट्रंप इजराइल पीएम नेतान्याहू के सपोर्टर हैं, लेकिन वो इस रीजन में किसी भी वॉर को सपोर्ट नहीं करते क्योंकि इससे अमेरिका के इंटरेस्ट को भी नुकसान पहुंचता है। ऐसे में वह इजराइल और गाजा के वॉर में कुछ पॉजिटिव बदलाव ला पाए तो इंडियन मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर को रिवाइव कर पाएगा, तो भारत के लिए काफी फायदेमंद हो। इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर से भारत का ट्रेड और कनेक्टिविटी यूरोप और मिडल ईस्ट के साथ साथ अदर रीजन से भी काफी बढ़ेगा, जो इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट कर पाएगा। तो दोस्तों, कुल मिलाकर आज दुनिया हजार तरह के चैलेंजेस जैसे कि ट्रेड वॉर, इन्फ्लेशन, राइजिंग डेब्ट,
डेटा ब्रीच, बायोडाइवर्सिटी लॉस, क्लाइमेट चेंज, वीक ग्लोबल सप्लाई चेन, रूस यूक्रेन वॉर, इजराइल गाजा वॉर और ऐसे ना जाने कितने चैलेंजेस से जूझ रही है। ऊपर से ट्रंप अपने अनप्रिडिक्टेबल डिसीजन के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप के अंदर अमेरिका की पॉलिसीज इस जियोपॉलिटिकल चेसबोर्ड को और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना सकती है। आपका इस पर क्या मानना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।